हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज हिंदू पेपर एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आज के पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उन्हें हम कवर करने की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 8 से। तो ये आर्टिकल इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो इसी तरह के दोनों रिलेशन को हम लोग दो आर्टिकल के थ्रू देखने वाले हैं आज। सबसे पहले इस आर्टिकल में हम लोग मीठी मीठी बातें करेंगे जो कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में है। और नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि इंडिया को यूएसए की वजह से क्या क्या प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मीठी मीठी बातों से स्टार्ट करते हैं। लगभग लगभग 20-25 साल पहले हमारे इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे थे ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंडिया और यूएसए के रिलेशन जब क्लिंटन और वाजपेयी के टाइम पे हमारे समिट लेवल की डिप्लोमेसी देखी गई थी। सेकेंडली, मनमोहन और बुश के टाइम पे या फिर मनमोहन और ओबामा के टाइम पे हमारे रिलेशनशिप न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के रिलेटेड थी। तीसरी बात, अब मोदी ओबामा एंड मोदी ट्रंप के टाइम पे ये रिलेशनशिप जनरली ट्रेड और मिलिट्री डिप्लोमेसी की थी। और प्रेजेंट सिनेरियो भी थर्ड का एक्सटेंशन ही बोल सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे ट्रेड और मिलिट्री को ही दर्शाता है, बट हमारे ट्रेडिंग जनरली हो गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इस तरह सबसे पहले पैरा में 3 डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कही गई है। सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन थी हमारी समिट टाइप, सेकेंड न्यूक्लियर वेपन टाइप और तीसरी हमारी ट्रेड एंड मिलिट्री टाइप जो कि अभी तक कंटिन्यू हो रही है। अब सेकेंड पैरा में ये समझाते हुए कहा गया है कि किस किस तरह यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया है और इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया है, किस तरह हमें काफ़ी छूट मिला हुआ है। सबसे पहला पॉइंट वही बताया गया है कि रशिया के सपोर्ट में इंडिया रहा है जैसा कि हमें पता है। उसके बाद भी यूएसए ने इंडिया पर काफ़ी कम सैंक्शंस लगाए हैं। उसमें जैसा कि बताया गया है कि रशिया के S-40 मिसाइल सिस्टम को इंडिया ने खरीदा, जिसकी वजह से इंडिया पर सैंक्शन लगने चाहिए थे क्योंकि यूएसए ने टर्की और चाइना पर इसी के कारण सैंक्शन लगाए, बट इंडिया पे ऐसा कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। सेकेंडली, रशिया और यूक्रेन के टाइम पे हमें पता है यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, बट इंडिया ने काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट किया था रशिया से। इसके बाद भी इंडिया के ऊपर किसी तरह का कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि यूएसए ने एक्सेप्शनिज्म फॉर इंडिया का यूज़ किया है। जबकि स्टार्टिंग फेज की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को सेम रीजन में रखा जाता था, बट अब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है। जहां कई अदर कंट्रीज पे सैंक्शन लगाए जा रहे थे बट फिर भी इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगाए गए। अब तीसरे पैरा में ये समझाया गया कि आखिर इसका रीज़न क्या था। इसके मेजर 4 कारण थे जिसकी वजह से यूएस और इंडिया का रिलेशन इतना अच्छा रहा है। सबसे पहला रीज़न ये बताया जाता है कि इंडिया अभी भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है और इसकी डेमोक्रेसी के कारण ही यूएस ने इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया है। सेकेंड रीज़न ये बताया जाता है कि इंडिया अभी भी यूएसए के लिए एक काफ़ी अच्छा मार्केट प्लेस है। इसका मतलब ये कि इंडिया अभी भी काफ़ी सारे चीज़ें यूएसए से इंपोर्ट करता है, जैसे कि कई सारे मिलिट्री एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से यूएसए को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब तीसरा रीज़न चाइना से रिलेटेड है। हम सभी बोल सकते हैं एक तरह से अभी वर्ल्ड एक यूनिपोलर पावर बना हुआ है, यानी कि यूएसए एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, बट यूएसए को भी खतरा है या यूएसए को भी पता है कि चाइना के पास पोटेंशियल है उसे काउंटर करने का। इसलिए यूएसए चाहता है एक अपने पार्टनर को एशियन स्टेट में खड़ा करना जो कि चाइना से टक्कर ले सके। और यूएसए को भी पता है यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा सक्षम इंडिया है उसकी ज्योग्राफी और पोटेंशियल के कारण। इसलिए यूएसए करेंटली इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रखना चाहता है ताकि वो चाइना को भी काउंटर कर सके। और आखिरी रीज़न इंडियन डायस्पोरा को बताया जाता है जो कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लॉ अबाइडिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे नज़रों से उनको वहाँ देखा जाता है। तो इन 4 कारणों से यूएसए इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह इस आर्टिकल को हम लोग एंड करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब आते हैं खट्टी खट्टी बातें पर, किस किस वजह से इंडिया को यूएसए के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले पैरा में इसमें बताया गया है कि फिस्कल ईयर 2023 में हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 7.65 बढ़ा है यूएस से।
अब इसमें काफ़ी सारे नंबर्स और फिगर दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे सीधा स्किप करके सीधा 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे आते हैं जो कि हमारे कंसर्न बने हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है इक्वलाइजेशन लेवी। अब इसका मतलब समझते हैं। इंडिया क्या करती है कि कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि हमारे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो इस तरह की कंपनी हमारे इंडिया में सर्विस तो प्रोवाइड करती है, बट ये जनरली है कहाँ, यूएस में या फिर किसी अदर कंट्री में, जिसके वजह से इंडिया को वो टैक्स पे नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पे करती है उस कंट्री को टैक्स जहाँ पे वो सिचुएटेड है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इम्पोज किया एक इक्वलाइजेशन लेवी। ये एक यूनिलैटरल मेजर थी। अब इसमें होता क्या है, इंडिया ने कहा कि अगर आप इंडिया को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नो मैटर वाट या विच प्लेस यू लिव, आपको 6% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ मेंशन है। अब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो 2016 में इसे वापस अमेंड भी किया गया और कहा गया कि इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अनुसार आपको 2% टैक्स देना है ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट यू रिसीव्ड। ये इसलिए किया गया ताकि वो एक बैलेंस बना सके उन कंपनीज के साथ जो कि इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। अब इक्वलाइजेशन लेवी के बाद सेकंड प्रॉब्लम की बात कही गई है, वो है आईटी रूल। अब आईटी रूल क्या है? अब जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसा कि अब न्यू डिजिटल इंडिया बिल आने वाली है, उससे पहले सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे हमारी आईटी रूल काम करती थी। इस आईटी रूल के अंडर क्या है कि अगर कोई कंटेंट कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है या फिर वो सही नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे उसे 24 घंटे के अंदर अंदर डाउन किया जाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो उन्हें 72 आवर्स के अंदर कंप्लीटली रिमूव करने का भी ऑर्डर गवर्नमेंट दे सकती है। तो इसकी वजह से कंपनीज की कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई है। देखिए, अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पब्लिक को प्रोटेक्ट करना चाह रही है ताकि किसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। बट अगर इसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनकी वजह से इसका कॉस्ट तो बहुत ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी नाराज है। तो सेकेंड प्रॉब्लम यूएस ने यही इंडिकेट किया है। आखिर में थर्ड प्रॉब्लम उन्होंने बताया है डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड। अब इंडिया क्या चाहती है? इंडिया को भी पता है कि इंडिया एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डेटा प्रोड्यूस करती है और सारी की सारी डेटा, नॉट सारी बट मोस्ट ऑफ द डेटा स्टोर होती है आउट ऑफ द बॉर्डर, यानी कि किसी और कंट्री में। अब इंडिया ये नहीं चाहता और चाहना भी नहीं चाहिए। हमारा डेटा किसी और कंट्री में स्टोर होगा तो हमारे लीगल बाउंड्री से वो बाहर चला जाएगा। इसलिए इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन हो, बट इसके वजह से कंपनीज की कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक क्लाउड बेस्ड सेटअप इंडिया में सेट करना होगा। इसीलिए कंपनीज ये अर्ज करती है कि इस तरह के नियम को हटाया जाए। तो बस इन 3 प्रॉब्लमों की वजह से यूएस इंडिया पर काफ़ी प्रेशर बना रहा है ताकि ये सारे लॉ हटाया जाए। सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे 2020 में अमेंड भी किया गया था। सेकेंडली आईटी रूल, और तीसरा था डेटा लोकलाइजेशन। इसके ऊपर सीसीआई ने कुछ सजेशन भी किया है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप डेटा लोकलाइजेशन पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, आप सीधा क्रॉस बोर्डर डेटा फ्लो को अलाउ करो। कैसे? आप कुछ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस करो, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स बनाओ। इस तरह से आप डेटा लोकलाइजेशन पे फोर्स ना करो और इस तरह के लॉ बनाओ। तो इस तरह हम लोगों ने दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकल को देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 9 से। ये जनरली एनआईआरएफ से रिलेटेड है। अब एनआईआरएफ एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो कि रैंकिंग प्रोवाइड करती है अलग अलग कॉलेजेस को। इस आर्टिकल में मेनली हमारे तमिलनाडु की बात की गई है, जो कि इस साल भी टॉप रैंकर्स में है, यानी कि टॉप पोजीशन पे है। जब से ये स्टार्ट हुई है, यानी कि 2017 से रैंकिंग सिस्टम, तमिलनाडु हमेशा से टॉप पोजीशन पे रही है, एक्सेप्ट 2022 जहां दिल्ली ने तमिलनाडु को ओवरपास किया था। तो आप समझते हैं इस आर्टिकल में दिया क्या गया है। सबसे पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि वो क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि एनआईआरएफ फॉलो करती है, ये पता करने के लिए कि कैसे रैंकिंग देनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है उनकी टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, जो कि है लगभग 40%। उसके बाद देखते हैं वो लोग ग्रेजुएशन आउटकम, लगभग 25%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस 15% एंड
आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पर्सपेक्शन 10-10%। तो इसके बेसिस पे वो रैंकिंग डिटरमाइन करती हैं कि कौन सा कॉलेजेस या कौन सा इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा है और कौन सा नीचे के रैंकिंग में आता है। अब NIRF को एक ट्रस्टेड अथॉरिटी हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी नंबर की बात करें, 2017 में जब ये स्टार्ट हुई थी, 537 इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस इसके अंडर आते थे जिन्होंने रैंकिंग के लिए अप्लाई किया था। 2020 में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 1600 हो गई और 2023 में ये ऑलमोस्ट 2700 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट 5 फोल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि तमिलनाडु से अलोन 35 कॉलेज आते हैं जो कि टॉप 100 में रैंक कर रहे हैं। दिल्ली से अराउंड 32 कॉलेजेस हैं, केरला से 14 एंड वेस्ट बंगाल से 8 कॉलेजेस, यानी कि 89% टॉप कॉलेजेस बस यही 4 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि है तमिलनाडु, दिल्ली, केरला एंड वेस्ट बंगाल। कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे एक भी कॉलेजेस टॉप 100 में नहीं आते हैं। इन स्टेट्स का नाम है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो अगर सदर्न स्टेट में देखा जाए तो तमिलनाडु ऑलमोस्ट डबल है। तमिलनाडु के कॉलेजेस ऑलमोस्ट डबल है उन सभी साउदर्न स्टेट से, क्योंकि सदर्न स्टेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17% टोटल कॉलेजेस आते हैं इसके अंडर, बट अलोन 35% कॉलेज तमिलनाडु के अंडर आ रहे हैं। इसमें यह भी सजेस्ट किया गया है कि आसपास के स्टेट्स को तमिलनाडु से सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं इसमें। अब तमिलनाडु के अंदर चला जाए तो ये बताया गया है कि बेसिकली 3 सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेजेस उभर के आ रहे हैं, जिनमें से हैं चेन्नई, कोयम्बटूर या तिरुपल्ली। इसमें यह भी बताया गया है कि तमिलनाडु ने काफ़ी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी एजुकेशन इंक्लूजन का ध्यान रखा है जिससे सोशल जस्टिस हो। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही कवर किया गया था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 14 से, जो कि रिलेटेड है वंदे भारत से। अब इसके बारे में बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि अब हमारे टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो चुकी है 23, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 मोर ट्रेन रिसेंटली। कल परसों हमारे 5 मोर ट्रेन खुले हैं वंदे भारत से, जो कि लिंक कर रहे हैं हमारे भोपाल से जबलपुर, भोपाल से इंदौर, गोवा से मुंबई, रांची से पटना एंड धरवाड़ से बेंगलुरु। तो इन 5 ट्रेन के इंट्रोडक्शन के साथ हमारे पास हो गए हैं टोटल 23 वंदे भारत ट्रेन। अब इसके बाद इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा मेजर डिस्कशन नहीं है। इसमें एक बस कंसर्न दिखाया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एज पर द मार्क नहीं है, यानी कि बताया जाता है कि उसकी ट्रेन ऑलमोस्ट 110 से 130 होनी चाहिए, बट देखा गया है कि रांची और पटना के बीच में उनकी एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर ही रही है। इसी तरह अलग अलग स्टेट में सभी के बारे में बात की गई है। ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो बस हमें इतना समझना है कि उसकी स्पीड एज पर द मार्क नहीं है। इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, वेदर, ट्रैफिकिंग या फिर आगे की ट्रेन खाली ना होना, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, इसमें हमें नहीं जाना। तो इस आर्टिकल में बस हमें यही समझना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 6 से, जो कि है GI टैक्स से रिलेटेड। अब यहाँ बताया गया है कि यूपी के साथ प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। वापस से इसमें एज सच कुछ जानने वाली बात नहीं है, सीधा वो चारों प्रोडक्ट के नाम देख लेते हैं जिसे GI टैग मिला है। हो सकता है ये हमारे एग्जाम आते आते तक काफ़ी चेंज हो जाए, बट फिर भी अभी के लिए हम लोग इसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा अमरोहा ढोलक, सेकेंड है महोबा गौरा पत्थर हस्ता हिलिप, उसके बाद है मणिपुरी तखाक्षी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, भगभट होन फर्निशिंग, ब्रावंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कलम्पी हेड पेपर। इन सभी को GI टैग मिला है। GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में हमें बस यही जानना था। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आई होप हम सभी को पता होगा, ऐसे प्रोडक्ट जो कि उस स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं और स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलर होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल वैल्यू रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से।
अब इस आर्टिकल में हम लोगों ने बात की है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट बाय आधार ऑथेंटिकेशन अलाउड। इसमें भी सिंपली बताया गया है कि अब बर्थ और डेट से रिलेटेड आप आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप डिटेल आप फॉर एग्जांपल किसी मदर फादर का डिटेल आप सिंपली आधार कार्ड से स्पैच कर सकते हैं, बट ये वॉलेंट्री है, ये मैंडेटरी अभी नहीं किया गया है। आप बर्थ और डेट के इंफॉर्मेशन आधार कार्ड से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बस यही बताया गया है। तो इसी से आज की वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर इनिशिएटिव और आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल कीप पोस्टिंग हिंदू एनालिसिस in and around 8 p.m. every day. So stay tuned with us and keep learning. We will see you all in the next video tomorrow. Till then, bye bye, see you all.